नाम सुना होगा अर्णब गोस्वामी। इनकी जमानत जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही इंस्टेंट में मिली थी। ये टीवी एंकर हैं और इनके ऊपर पुराने आत्महत्या के केस में महाराष्ट्र पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। अर्णब गोस्वामी ने तुरंत याचिका दायर की और 24 घंटे के अंदर इनको जमानत मिली। अभी हमने जब शुरू में बात की थी तो वहां 2 दशक से एक व्यक्ति बिना किसी गलती के सजा काट रहा है, यहाँ 24 घंटे में इनको जमानत मिल जाती है। ये किस तरीके का दोहरा चरित्र हमें देखने को मिलता है न्याय, हमारी जो न्यायपालिका है। Unfortunately, I agree with you. I have no justification to defend Mr. अर्णब गोस्वामी. उनके क्रेडेंशियल्स वैसे भी आजकल काफी क्लियर हो रहे हैं। मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, उन पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे। इतने उनके क्रेडेंशियल सामने आ गए हैं जो वो शायद खुद परेशान होंगे उससे। मेरा एक और कंसर्न है कि क्या देश की अदालतें सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र है या दबाव महसूस करती है? बहुत बड़ा सवाल है। 100% केसेस में नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में एग्जीक्यूटिव या सरकार के पावर हैं अनचेक्ड। नमस्कार साथियों, एयर न्यूज में आपका स्वागत है और आज हम उसी सवाल के साथ पहाड़ जी से बात करेंगे जिस सवाल को लेकर हमने कई एडवोकेट से बात की है। चलिए जानते हैं इनका नजरिया इस सवाल पर क्या है कि क्या आम आदमी की आमदनी पर निर्भर करता है कि उसे न्याय मिलेगा या नहीं। नमस्कार पहाड़ जी, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नो मैम, आई outrightly रिजेक्टेड दिस कॉन्सेप्ट के न्याय जो है लोगों की आमदनी पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आदमी की समझ पर और उसके एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। ये माना कि क्वालिटेटिव एडवोकेसी के लिए पैसे की ज्यादा आवश्यकता होती है और वो हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में यही ट्रेंड है। अच्छा, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि भारत में 80% लोग ऐसे हैं जिनको मुफ्त कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। 80% लोगों की जो रिपोर्ट है वो NALSA के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मिलनी चाहिए, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाएं और बच्चे, विकलांग व्यक्ति, औद्योगिक श्रमिक यानी लेबर मजदूर होते हैं क्योंकि वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, और गरीबी रेखा वाले भी जिनका BPL कार्ड बना होता है। जेल में बंद व्यक्ति के लिए भी फ्री में है, आपदा से पीड़ित व्यक्ति जो है उसके लिए भी है, और HIV एड्स से ग्रस्त व्यक्ति जो है वो भी फ्री कानूनी सहायता ले सकता है। अब हम कुछ जो केसेस हैं उस पर बात करते हैं। जैसे कि यूपी का केस था एक भूमा जाटव का, जिसको 20 साल के बाद उसे इंसाफ मिला। 20 साल उसको अरेस्ट किया गया, ठीक है, और अरेस्ट करने के बाद 20 साल के बाद उसको न्याय मिला है। इस पर आप क्या कहेंगे? किस वजह से उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला? भूमा जाटव के बारे में आपने सुना होगा, जो दलित वर्ग से थे, गरीब थे और जेल में बंद थे। उनको फ्री में कानूनी सहायता मिलनी चाहिए थी लेकिन वो उन्हें नहीं मिली, और उन पर दोहरे हत्या का मामला था कि उन्होंने डबल मर्डर किया हुआ है, इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया गया। और ये जो 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार की जो लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम है ने जेल में जागरूकता शिविर के दौरान उनके मामले की समीक्षा की गई और जिसमें अभियोजन पक्ष की दलीलों में खामियां पाई गई। इसके बाद 2025 में उन्हें बरी कर दिया गया था। ये मामला दर्शाता है कि कैसे कानूनी सहायता की कमी और प्रणालीगत खामियों के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को 2 दशक तक जेल में रहना पड़ा। अब आप यहाँ पे किस चीज की कमजोरी समझेंगे? किस वजह से उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला? देखिए, मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने जो एक जनरलाइजेशन कर रखा है अपने क्वेश्चंस में कि 80% लोग एंटाइटल्ड हैं, नो डाउट, लेकिन उन 80% को कोर्ट में ये बताना तो चाहिए कि साहब हम अच्छे वकील करने में असमर्थ हैं, इसलिए हमें सरकारी वकील दिया जाए। रोजाना कोर्ट के अंदर जैसे ही रिक्वेस्ट कोर्ट को ये डाली जाती है या कोर्ट को सो मोटो अपने आप से अंदाजा होता है कि आदमी गरीब है या इस हालत में नहीं है कि अच्छे वकील को कर सके, तो जजेस आमतौर पर उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको वकील तो नहीं चाहिए सरकारी,
हम्म। बहुत से लोग कहते हैं कि हमको चाहिए, कोर्ट उसी वक्त उनको सरकारी वकीलों को दे देता है। बल्कि ये भी होता है कि कोर्ट रूम में जो अच्छे अच्छे वकील भी मौजूद होते हैं, वो खुद सोमोटो भी ऑफर करते हैं खड़े होके कि माय लॉर्ड या योर ऑनर, आई एम रेडी टू रिप्रेजेंट दिस जेंटलमैन। तो वो ब्रीफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको 100% डिनाइल है कि वो अच्छे वकील नहीं कर सकता और उसका केस अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं हो सकता। जिस केस की मैंने आपसे बात की 2003 का केस है, और ये 2025 में जाके उनको इंसाफ मिल रहा है। 2024 में उनके केस को। आप ये देखिए कि क्या उन्होंने सही समय पर कोर्ट को ये रिक्वेस्ट की थी, ओरली या इन राइटिंग, कि मुझे वकील चाहिए, मैं वकील करने में असमर्थ हूं पैसों की कमी होने की वजह से या किसी और वजह से। अगर ये रिक्वेस्ट डाली हो और कोर्ट ने सुनवाई न की हो या टाल दी हो या उसको मने कर दिया हो या रिजेक्ट कर दिया हो, तब तो ये ग्राउंड बनती है कि उस आदमी को बहुत टाइम तक इंतजार करना पड़ा। नंबर एक। नंबर दो, हम्म। उनको आपके मुताबिक 20 साल के बाद इंसाफ मिला। हम्म। साथ में हमारे सिस्टम में ये जरूर कमी है कि 20 साल तक जिस आदमी ने सफर किया है, ये पुलिस के झूठे और इनकॉम्पिटेंट या इनएफिशिएंट केस के प्रेजेंटेशन की वजह से है ना। इन्वेस्टिगेशन वाज डिफेक्टिव, हम्म। लॉजिक ऑफ एफआईआर वाज डिफेक्टिव, जी। और द प्रेजेंटेशन ऑफ अ केस वाज डिफेक्टिव। तो पुलिस को सजा, उसकी पेनल्टी तो होनी चाहिए ना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को या उस पुलिस ऑफिसर को जिसने इस केस को अपने हाथ में रखा और एक आदमी को 20 साल तक परेशान रखा। पुलिस के खिलाफ एक्शन हमारा सिस्टम इसलिए नहीं लेता कि वो हम्म। कहते हैं कि साहब पुलिस डिमोरलाइज हो जाएगी। सिटीजन्स को पुलिस डिमोरलाइज करती रहे, उनके फंडामेंटल राइट्स को पुलिस वायलेट करती रहे, उन पे जुल्म करती रहे, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना आप चाहिए यहाँ कि ये वो कहना चाहते डिमोरलाइज हैं हो कि जाएंगे। गलती पुलिस की है? आप यहाँ ये कहना चाहते हैं कि गलती पुलिस की है? स्टार्टिंग वहीं से है, स्टार्टिंग वहीं से है। अच्छा। देखिए, कोर्ट को रेस्पॉन्सिबल सब लोग ठहराते हैं हमारे सिस्टम में, लेकिन ये भी देखिए कि कोर्ट का पैराफर्नेलिया और इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म। कितना कम गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। हम्म। सबसे ज्यादा नेता और ब्यूरोक्रेट्स पब्लिक मनी पर जो ऐश करते हैं, जुडिशरी के हिस्से में कितना आया है? हार्डली 2% ऑफ द टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट स्पेंड। अच्छा, मान लीजिए कि स्टार्टिंग में अगर कोई गलती हो जाती है, अगर पुलिस ने गलती की, मानते हैं कि पुलिस की गलती है, जो व्यक्ति जेल में है, क्या उसे काउंसलिंग नहीं देना चाहिए कि आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप लॉयर करें, और लॉयर करके आप अपने केस को सरकारी लॉयर से लड़वाया जा सकता है और आप अपने केस को डिफेंड कर सकते हैं? जरूरी नहीं कि आप पैसा मोटा खर्च करें और लॉयर हायर करें। क्या ये हमारे न्याय प्रणाली में एक चूक नहीं है? नहीं, मैं ऐसा है, दो चीजें। सरकारी वकील बुनियादी तौर पर बेसिकली तो प्रोसिक्यूशन का वकील होता है ना, जिसको हम सरकारी वकील कहते हैं रियल टर्मिनोलॉजी में, यानी पुलिस का वकील होता है। हम्म। पुलिस के केस को या सरकार के केस को प्रेजेंट करता है। डिफेंस काउंसिल जो है वो आता है लीगल एड से। लीगल एड भी एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है, जिसमें कोर्ट लीगल एड कमेटी को रिकमेंड करता है कि भाई आप इनको अच्छा सा कॉम्पिटेंट वकील कर दीजिए। तो वो देन इन देयर उसको अपॉइंट कर देते हैं केस की सीरियसनेस को देखते हुए। ये बात अलग है कि लीगल एड का वकील कितना पेन लेता है उस केस को लड़ने में और प्रेजेंट करने में, दैट्स ए मटेरियल। लेकिन वहां कोई ढील और कोई चूक नहीं है अपॉइंटमेंट में। ऐसा कोई केस मेरी जानकारी में नहीं है कि किसी पार्टी ने, किसी लिटिगेंट ने, किसी एक्यूज ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की हो कि हमें लीगल एड करा दीजिए, हमें वकील दे दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है, और कोर्ट ने ये ऑर्डर न किया हो उसके पक्ष। ठीक है। नेक्स्ट एक केस की अगर हम एफिशिएंसी बात और करें। इनएफिशिएंसी तो दोनों तरफ हो सकती है। सरकारी वकील भी इनएफिशिएंट हो सकता है। सरकारी मीन्स पुलिस का वकील। और ये डिफेंस काउंसिल जो लीगल एड से मिलता है, ये भी बहुत कॉम्पिटेंट हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, बल्कि उनके दिलों में ज्यादा लोगों के बारे में हमदर्दी है और मोहब्बत है और सीरियसनेस है लीगल एड से जो रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए वो सोचते ही हैं कि ये गरीब आदमी है, इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इसलिए वो ज्यादा पेन लेके उसके केस को प्रेजेंट करते हैं। जी। बाहर जी, अगर हम एक अगले केस की बात करें, हमने केस कई सारे स्टडी की है। नव भारत टाइम्स में ये खबर भी आई थी कि पश्चिम बंगाल की एक गरीब महिला, 2025 की खबर है,
जब संविधान में हर नागरिक को मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार देता है, तो फिर क्यों एक गरीब महिला को अपने पति को बचाने के लिए दलाल को 3.5 लाख रुपए देने पड़े और फिर भी वह कानूनी मदद से वंचित रही? अभी ये मैम पश्चिम बंगाल ये की तो एक महिला देखिए, है। ये तो सिस्टम की गलती नहीं है ना। अगर आपने या कि उस लेडी ने, उस महिला ने किसी गलत फहमी में या गलत मशवरे पर या गलत एडवाइस पर किसी भी आदमी की, किसी दलाल की, नेचुरली किसी दलाल ने हम्म। और किसी लालची आदमी ने ही उस महिला को बहकाया होगा और इस पर मजबूर किया होगा कि आप किसी दलाल को इतने पैसे दे दीजिए, और वो गरीब जब परेशान होता है तो ये काम कर लेता है, उसकी भी कोई खता नहीं है। लेकिन बात लेकिन ये सिस्टम है तो कि यह जिम्मेदार नहीं है ना। वहां तक क्यों नहीं पहुंचती है? मान लीजिए कि कोई गरीब व्यक्ति है, आपने जब भारत में न्याय प्रणाली में हमारे है कि 80% लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मिलनी चाहिए, मिल सकती है, मतलब इतना परसेंटेज है, मैंने आपको एक परसेंटेज बताया, उसमें ये महिला भी है क्योंकि ये गरीब है। तो इसको फिर, क्योंकि इसका हस्बैंड अरेस्ट था और इसको लॉयर की जरूरत थी, इस तक इंफॉर्मेशन क्यों नहीं? इन लोगों को ये बात कैसे पता नहीं चलती कि ये फ्री में भी लॉयर हायर कर सकते हैं? वो लेडी वो है जिसके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन वो किसी से कर्ज लेकर के अपने पति को छुड़वाने के लिए मेहनत कर रही है कि मेरा पति छूट जाए, और उसे बीच में जो ये मीडिएटर्स, जो दलाल आ जाते हैं, ये इन पैसों को खा जाते हैं। तो ये मतलब कहाँ पे ये सिस्टम की हमारी कमजोरी है, जिसकी वजह से जो गरीब, जो सच में जरूरतमंद है, उनको उनकी जरूरतों को पूरा ही नहीं कर पाती है सरकार, मतलब हमारी जो। आपकी बात सही है, मैं आपसे एग्री करता हूं। और आपके इस सुझाव से एक बात अच्छी निकल के आती है, जिसको मैंने अप्रिशिएट किया और करता हूं, कि पहली डेट जब कोर्ट के अंदर हो किसी भी आदमी की, हम्म। तो ये कोर्ट की, जज की मोरल ड्यूटी होनी चाहिए हम्म। कि वो उसको देखते ही कहें कि आप प्राइवेट वकील भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सरकारी वकील कर सकते हैं, हम आपको सरकारी वकील से मतलब लीगल एड का वकील प्रोवाइड कर सकते हैं। हम्म। और इन राइटिंग या एक काउंसलिंग का सिस्टम वहां होना चाहिए हर नए केस के लिए, 10-10 15-15 मिनट का, कि वो टीम, जो काउंसलिंग टीम हो, 1 या 2 वकीलों की, जिसको कोर्ट अपॉइंट करे, हम्म। वो पहली डेट पर ही उस पार्टी को समझाएं कि आपके अधिकार ये हैं। आप प्राइवेट वकील चाहें, अगर आपके पास पैसे हो तो आप प्राइवेट वकील कर सकते हैं, नहीं तो लीगल एड की तरफ से आपको ये सुविधाएं हैं, आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं। ये पहली डेट पे अगर होगा तो जो आपकी वरीड है, जो आपके क्वेश्चंस हैं, हम्म। इनका आंसर सही से ही आ सकेगा। जी। और एम आई जो क्लियर? जरूरतमंद है उनको कानूनी सहायता मिल पाएगी। अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, जहां पर जब 2024 से बच्चों के लिए विशेष लीगल स्कीम लागू है, तो फिर आज तक एक भी बाल अभियुक्त का केस अदालत द्वारा कानूनी सहायता के लिए क्यों नहीं भेजा गया है? अगर MSLSA की रिपोर्ट को अगर देखें, तो महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज जो अथॉरिटी है, उसने स्वयं बॉम्बे हाई कोर्ट में यह बताया कि सितंबर 2024 से अब तक एक भी केस नहीं भेजा गया है। इसका मतलब यह है कि या तो अदालतें लापरवाही कर रही हैं, उन्हें या तो उन्हें स्कीम की जानकारी नहीं है। कहाँ पर ये चूक है? क्योंकि बच्चे तो संवेदनशील नहीं, बात है, और बॉम इनको ये अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते हैं। मैम, बॉम्बे हाई कोर्ट ने डेफिनेटली इस पे कोई ना कोई इनिशिएटिव या एक्शन शुरू किया होगा, और अगर नहीं किया है तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक सिंपली लेटर भेज दीजिए उनको, अच्छा। and this letter will be treated as a public interest litigation, हम्म। and definitely the Bombay High Court will take note of it and initiate appropriate proceedings or the action against the deficiencies. इसके लिए जरूर हर कोर्ट करता है मैम, बस लेकिन कोर्ट के ऊपर इतना बर्डन है मैम, हम इतनी बड़ी आबादी के मुल्क हैं, उस आबादी के अनुपात के हिसाब से और प्रोपोर्शनेट से जुडिशियल ऑफिसर्स और जुडिशियल सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं है हमारे कंट्री का। 140 करोड़ लोगों का देश है। अमेरिका, इंग्लैंड, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में तो पॉपुलेशन के हिसाब से जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोपोर्शनेटली अपॉइंट होते हैं। तो इंडियन जुडिशरी बहुत ओवरबर्डन भी है, एक ये भी फैक्टर है। लेकिन अगर हम उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन इस देश के, तो उससे भी जजेस को काफी सहायता मिल जाती है। आप एक खाली लेटर भेज दीजिए उनको
और फिर आई एम एश्योरिंग आप देखिए उस पर एक्शन होता ही नहीं होता। हम्म। अच्छा, या मतलब आप मुझे एक नोट बना के भेज दीजिए, आई अंडरटेक टू राइट टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस देयर। जी बिल्कुल। जिस तरीके से हमारी न्यायिक प्रक्रिया में देरी होती है, देश में लाखों मामले जो कई वर्षों से लंबित हैं, न्याय में देरी हो रही है, और सबसे ज्यादा जो कमजोर वर्ग है, जिनको तारीख पे तारीख मिलती रहती है, और वो उतना जो खर्च है वो वहन नहीं कर पाते, लास्टली वो हार जाते हैं। ये जो परेशानी है, ये सबसे ज्यादा गरीब वर्गों में ही देखने को मिलती है, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो अदालतों की भाषा और प्रक्रिया है, अगर वैसे तो इंग्लिश है, इंग्लिश, अगर हिंदी की भी बात करें तो हिंदी में जो शब्द यूज किए गए हैं, वो एक नॉर्मल व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है तो वो उसके समझने के लिए बहुत, उसके समझ से बहुत परे है। तो आपको क्या लगता है, इस चीज में कुछ बदलाव होना चाहिए? देखिए, मैं आपका सेकंड जो एस्पेक्ट है उसको पहले डील कर लेता हूँ। हम्म। लैंग्वेज स्टेट लेवल पर, राज्यों के स्तर पर लोकल लैंग्वेज नॉर्मली यूज होती है। हम्म। उत्तर प्रदेश में हिंदी यूज होती है, हम्म। महाराष्ट्र में मराठी यूज होती है, जी। तमिलनाडु में तमिल यूज होती है। तो वो रीजनल लैंग्वेजेस तो हर आदमी समझता है। लेकिन हाँ, दूसरा जो आपका इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि वो इतनी सख्त और इतनी कठिन लैंग्वेज को बना देते हैं, हिंदी खास तौर पे। हम्म। जो लैंग्वेज के साथ इतना इंसाफी समझता हूं, क्योंकि अगर लैंग्वेज को इतना टफ शब्दावली के साथ इस्तेमाल होगा कि हम्म। आम आदमी न समझ सके उसे, तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट रुक जाता है उससे। तो लैंग्वेज जितनी आसान इस्तेमाल होगी उतनी ही उसका ओवरऑल डेवलपमेंट उस समाज में, उस कंट्री में ऊपर जाने लगेगा। जितनी सख्त वोकैबुलरी होगी, लैंग्वेज उतना ही नीचे जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, नेहरू जी बहुत सिंपल इंग्लिश बोलते थे, लेकिन ही वॉज वन ऑफ द टॉप इंग्लिश नोन पर्सन इन अवर कंट्री। ही वॉज विद इन 5 और 6, वेरी सिंपल। प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन, आप उनकी स्पीचेस सुनिए और देखिए कि कितना इजी डिलीवरी इंग्लिश की थी। और उनके मुकाबले में मेरी जिंदगी में कोई इतना शानदार ऑरेटर नहीं था इंग्लिश का। जी। तो ये हमारी कमजोरी है, खराबी है हमारे अंदर कि हम बहुत सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो आप हमारे शशि थरूर साहब काफी, हाँ, लैंग्वेज टफ यूज करते हैं। समटाइम्स ही टर्न टू बी अनकम्युनिकेटिव विद द ऑडियंस। हम्म। जी। अब चलिए हम। आपने ये तारीख का जो पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। जी। देखिए, तारीख पर तारीख की खता जज की नहीं है। मैं, वहां जजेस बहुत कम रेस्पॉन्सिबल हैं, वहां हम वकील रेस्पॉन्सिबल हैं। हमने उतने केसेस अपने पास ले रखे हैं, बहुत से वकीलों ने जो सक्सेसफुल लॉयर्स हैं, कि उसको हम अटेंड नहीं कर पाते। तो कभी हम डेट लेते हैं, कभी दूसरी पार्टी डेट लेती है। कभी वो पार्टी जो है वो फॉलो अप सही तरीके से नहीं कर पाती, तो उसके स्टेप्स टाइम से न लेने की वजह से डेट होती चली जाती है। तो बहुत से जो कारण हैं, वो बहुत से रीजनेबल कारण भी हैं और बहुत से अनरीजनेबल भी हैं, मिक्स्ड है उस। जी। क्योंकि अगर डेट पे डेट, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छे कॉज के लिए डेट लग रही है, वो कॉज हल नहीं हो पाया उस समय तक, अगली तारीख फिर लग गई। अगर आपने तारीख नहीं दी और केस को आगे प्रोसीड कर दिया, और हम्म। जो स्टेप कानूनी तौर पर ले जाना चाहिए था वो नहीं लिया गया, तो दैट विल आल्सो लीड टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस और नॉट कंप्लीट जस्टिस। ये रीजन है। लेकिन हाँ, उसमें जल्दी होनी चाहिए। और अभी पिछले दिनों से जब राम जेठमलानी जी लॉ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में ये प्रोविजन रख दिया था कि 30 दिन के अंदर ही अंदर आपको सिविल लिटिगेशन या सिविल दावे का जवाब दाखिल करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 90 डेज, लेकिन 90 डेज पर जज का डिस्क्रिप्शन होगा कि आप एक्सप्लेन करें कि बाकी 60 दिनों में आपने क्यों जवाब दाखिल नहीं किया। तो पिछले दिनों से इसमें स्पीड काफी बढ़ी है और केसेस जल्दी जल्दी तय हो रहे हैं पहले के मुकाबले में। आज से 30 साल पहले सिचुएशन दूसरी थी। जेठमलानी जी के बाद में सिचुएशन में इंप्रूवमेंट हुआ है। जी। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि अगर न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी है, तो क्या वो सच देख भी पा रही है आपके अकॉर्डिंग? मैम, वो एक सिंबॉलिक है। लेकिन जस्टिस तो दिल से होता है, दिल से होता है, आंख से नहीं होता। वो तो दिमाग से और दिल से होता है। नहीं, लेकिन हम कई किधर बार। जा रहा है वो जज जज जो है फाइल को अपनी आंख से ही खाली नहीं देखता है, अपने दिल से भी देखता है। वो अपना इंडिपेंडेंट माइंड भी अप्लाई करता है।
वो ह्यूमन टेंडेंसी भी अप्लाई करता है, वो सर, कॉमन सेंस भी अप्लाई करता है, जिस वो तरीके समाज की से, रियलिटीज को भी देखता है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मूर्ति को चेंज किया गया है, आपने पढ़ा होगा कि मूर्ति, न्याय की देवी की मूर्ति की जैसे आंखों पे जो पट्टी बंधी थी उसको हटा दिया गया है। तो आप उसको किस वे में लेते हैं कि क्या ये ठीक है हट जाना, या लगे रहना चाहिए था? देखिए, हमने जो सिस्टम एडॉप्ट किया है वो तो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम है ना। हमने तो ब्रिटिश सिस्टम जो था उसी को अडॉप्ट किया है, वही अभी चल रहा है। हमारी ड्रेसिंग भी वही है, हमारे लॉज भी अभी भी। स्पेशल स्पेशल मेजोरिटी परसेंटेज तो मैं नहीं कह सकता, वो सब वही लॉज हैं जो ब्रिटिशर्स के यहाँ थे और ब्रिटिशर्स ने ये तैयार किए। तो अगर वो एक चीज चल रही है, उसका कोई ऐसा सब्सटेंशियल प्रिजुडिस तो उसमें हुआ नहीं कि उसकी आंख पे पट्टी बंधी है तो मासूम लोगों को सजा हो गई, इस तरह की तो कोई केसेस नहीं है। वो तो एक सिंबॉलिक है। लोगों को अगर मैं आपको बताऊं कि वो तो ब्रिटिश कोर्ट्स में अभी भी टंगा हुआ है। विष्णु तिवारी का एक मामला था, उत्तर प्रदेश का ही मामला है, उसे झूठे आरोप आरोप में 20 साल तक जेल में बिताना पड़ा। 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी किया, जब यह स्पष्ट हुआ कि उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं थे। इस दौरान उनके परिवार के कई सदस्य उनसे दूर चले गए, क्योंकि 20 साल के लिए अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, आप उस पर कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, और बाद में ये पता चलता है कि वो व्यक्ति निर्दोष है, तो आंखों पे जो पट्टी बंधी है उसका आप क्या सिंबॉलिक लेते हैं? और जो जस्टिस हैं, जो अभी हमारे न्यायमूर्ति, उन्होंने अपने मूर्ति को चेंज भी किया। वो किस आधारित पे वो पट्टी को हटाया गया और तलवार की जगह संविधान की किताब रख दी गई थी? उस पर आप बताइए, क्यों चेंज किया गया? उनका देखिए, मैं वो उनका अपना परसेप्शन था, आई डोंट क्रिटिसाइज इट। ठीक है, एक उनका व्यू था, आई आल्सो अप्रिशिएट हिज व्यूज। लेकिन जहां तक आपने तिवारी जी के केस की बात कही, हम्म। देखिए, सिस्टम में ये जरूर इंट्रोड्यूस करना होगा और करना चाहिए हम्म। कि जब हाई कोर्ट के जजेस या हम्म। कोई भी जज, चाहे लोअर कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, जब वो ये फाइंडिंग दें कि इस आदमी को मासूम था और गलत फंसाया गया और इसको 20 साल या 15 साल बहुत ही नाइंसाफी की जिंदगी गुजारनी पड़ी, उसी समय जो लोग रेस्पॉन्सिबल थे उसको अंदर रखने में, उनके खिलाफ कम से कम पेनल्टी तो इम्पोज करनी चाहिए। जब तक ये सेंसिटिविटी नहीं आएगी, सिस्टम में सुधार नहीं होगा। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में जो कल प्लेन क्रैश हुआ है, हम्म। उस प्लेन क्रैश का एक और फेसेट है उन कंट्रीज में। एक्सीडेंट से पहले जो पैसेंजर्स ने प्री टेरर फील किया है, जो डर, जो भय एक्सीडेंट से पहले, उसका भी कंपनसेशन अलग से है। फिजिकल हार्म तो है ही, फिजिकल टॉर्चर, प्री टेरर किस तरीके का लाइफ जाना फील एक चीज किया है। है? फ्री टेरर की बात जी कर रहे हैं, फ्री टेरर की आप बात कर जी रहे हैं कि उन्होंने फील किया है, किस तरह का टेरर टेरर जी। किया उन्होंने? वो कि मेरी जान जा सकती है और जा रही है। कल भी तो ये हुआ होगा ना, जैसे ही लोगों ने आग देखी होगी, मासूम लोगों ने, वो हम्म। घबराए होंगे कि हम बच सकेंगे नहीं बच सकेंगे। तो हम्म। उस पीरियड में जान जाने से पहले का जो टेरर उसने फील किया है पैसेंजर्स ने, हम्म। उसका कंपनसेशन अलग है। तो जब सेंसिटिविटी का हाल हमने अडॉप्ट कर लिया सिस्टम वहां से, हम्म। लेकिन हमने ये अडॉप्ट नहीं किया कि हम कंपनसेशन दें। आज भी अमेरिका में और इंग्लैंड में जब वो कोर्ट इस नतीजे में पहुंचती है कि पुलिस ने इस आदमी को गलती से फांसा है और धोखेधड़ी से फांसा है, झूठ बोल के फांसा है, तो हम्म। इतना कंपनसेशन मैम उसको ड्राइव देते हैं वो लोग कि शायद 2-3 नस्लों को जरूरत नहीं पड़ती कमाने की। हैवी कंपनसेशन। आप ये चाहते और हैं वो कि इस तरह कंपनसेशन, का हाँ, मैं कंपनसेशन एक दुनिया में मिनट भी एक दिया मिनट जाए? एक मिनट, वो हम्म। भी कंपनसेशन शुड बी डिवाइडेड। द गवर्नमेंट एंड द ऑफिसर, उस ऑफिसर की जब तक आप पे स्केल से उस कंपनसेशन का प्रोपोर्शनेट अमाउंट डिडक्ट नहीं करेंगे, वो ईमानदारी से काम नहीं करेगा। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि जो पुलिस वाले, क्योंकि आप दिल्ली के अंदर देखिए, डेमोलिशन अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का हो रहा है। हम्म। जब वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होता है तो वो जो एरिया इंजीनियर है वो क्या कर रहे होते हैं? नॉर्मल केसेस में वो पैसे लेके उसको अलाउ करते रहते हैं, हम्म। उनके ट्रांसफर भी हो जाते हैं बाद में, फिर बाई पैसेज ऑफ टाइम वो रिटायरमेंट भी हो जाता है। तो वो तो रिटायरमेंट भी हो गए पैसे खा के, रिश्वत खा के उनके। जिन ठीक। गरीबों ने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन सोशल कंपल्शन के तहत किया था,
कि उनको सर छुपाने की छत हो जाए, उनके मकान गिर रहे हैं। कोई और भी तो रेस्पॉन्सिबल है ना। जी। कोर्ट ऑर्डर करता है डेमोलिश कर दो आप, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन। कोर्ट ये ऑर्डर क्यों नहीं करता है कि उन इंजीनियर्स को भी आप गिरफ्त में लाइए जिन्होंने ये बनने दिया था उस समय। जी, आपने अभी पुलिस की बात की, तो बिहार के जी। गोपालगंज में निर्दोष किसान की गिरफ्तारी पर की, उसको पुलिस पकड़ के ले गई। सिर्फ आधार कार्ड दिखाने के बावजूद उसे रात भर थाने में प्रताड़ित किया गया। अगले दिन सही पहचान सामने आने पर उसे छोड़ दिया गया। तो जो इस तरह के केसेस हैं, आप ये चाहते हैं कि इस पे पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर वो गलत व्यक्ति को उठा रहे हैं सिर्फ शक के बिना पर। आप। मैम, पुलिस इज ऑल्सो नॉट above द लॉ। पुलिस इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। Every executive has to function according to fair judgment. जी। So the exercise of executive power must be just, fair and reasonable. जब ये तीनों चीजें नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने तीन चीजें कही थी जस्टिस भगवती ने, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, चाहे वो पुलिस हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो। जब आप ये जस्ट, फेयर एंड रीजनेबिलिटी नहीं दिखाएंगे तो आप मिसयूज ऑफ योर पावर कर रहे हैं। तो जब आपने मिसयूज ऑफ पावर किया तो आपने वो पावर एक्सरसाइज नहीं किया जो कानून ने आपके ऊपर आपको दिया है। तो आप रेस्पॉन्सिबल होंगे इस बर्बादी के, नहीं होंगे। ये पुलिस स्टेट नहीं है ना। हमारा देश तो डेमोक्रेटिक सेटअप है ना, यहाँ ड्यू प्रोसेस है। जी। उस सिस्टम पे तो पुलिस वाले उतरते नहीं है। और गवर्नमेंट हमेशा ये कहती है साहब पुलिस डिमोरलाइज हो जाएगी। सिटीजन जो है वो हर गवर्नमेंट का ड्राइवर होता है मैम। गवर्नमेंट जो है हर कंट्री की जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि गवर्नमेंट इज लाइक ए कार, इट्स सिटीजन आर लाइक ए ड्राइवर। ड्राइवर जिधर चाहेंगे उधर उस कार को, गाड़ी को ले जाएंगे, व्हीकल को। हमारे यहाँ पब्लिक की से कम ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव की से ज्यादा। जी। ये सब उसी के रीजन हैं जो आपका कंसर्न है आज। जी। मेरा एक और कंसर्न है कि क्या देश की अदालतें सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र है या दबाव महसूस करती है? बहुत बड़ा सवाल है। 100%, 100% केसेस में नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में एग्जीक्यूटिव या सरकार के पावर हैं अनचेक्ड। जैसे आपने जस्टिस मुरलीधर का एग्जांपल दिया, जी। वो बहुत अनफॉर्चुनेट एग्जांपल है, बहुत अनफॉर्चुनेट। उस पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके कॉलेजियम को, कि आप इस तरह ट्रांसफर नहीं कर सकते। कम से कम वो केसेस जिनकी वो हेयरिंग कर रहे थे, और वो भी स्पेशली वो केस जिसके लिए उनको हटाया गया, एटलीस्ट वो केस उन्हीं से डिसाइड करा के तब ट्रांसफर का आप इफेक्टिव करते, जिससे जुडिशरी का मॉरल भी तो एक चीज है वो मेंटेन रहता। एंड अनफॉर्चुनेटली जिस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की संभावना थी, टुडे ही इज द मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट। जी। नेक्स्ट हमारा एक और है इन्हीं से रिलेटेड कि अभी जो रिसेंट में यशवंत वर्मा पर महाभियोग की वो प्रक्रिया, इक्का दुक्का केस में इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस हैं। इलाहाबाद, ये जो न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जो हैं उनके वहां पे आप इलाहाबाद उच्च दोबारा न्यायालय। कहिए, मैं समझ सुन, आवाज इलाहाबाद। साफ नहीं आ रही मैम। आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं दोबारा से कनेक्ट करूं आपको? अगेन कनेक्ट करूं? हाँ, आप कुछ बेटर हुई, आप कुछ बेटर, नहीं आप कुछ बेटर हुई, आप बोलिए। जी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर महाभियोग की प्रक्रिया है। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक 3 दिवसीय समिति है, उन्होंने भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया है उन्हें। इसके बाद केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बनाई है। हालांकि विपक्ष ने समिति की रिपोर्ट की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। क्या कहेंगे जिस तरह की का हमने ये खबर सुनी है यशवंत वर्मा पर? देखिए मैम, वो एकदम क्लियर केस नहीं है जस्टिस वर्मा के खिलाफ। पहला पॉइंट ये है कि जस्टिस वर्मा उस समय अपने घर पे मौजूद नहीं थे। जी। नंबर दो, उनके रेसिडेंशियल पोर्शन में पैसा नहीं मिला है, जिसमें जज का एक्चुअल रेसिडेंशियल पोर्शन होता है वो वहां नहीं मिला है। वो पैसा सर्वेंट क्वार्टर पे मिला है।
लेकिन सर्वेंट क्वार्टर तो उन्हीं का बेसिक था ना। थ्योरी रिकवरी कहाँ से है लेकिन और क्वार्टर रिकवरी किस तरह की है? किसके हाँ, ये सर्वेंट डाउट क्वार्टर? एकदम क्लियर केस नहीं है ना, दिस साइड नॉट दिस साइड। सर्वेंट क्वार्टर किसका है? वो सर्वेंट किसके हैं? सर्वेंट क्वार्टर नहीं, मैं सर्वेंट उनके नहीं है, गवर्नमेंट ने सर्वेंट दिए हैं उनको, प्राइवेट सर्वेंट नहीं है वो। तो आप ये फिर मामला किसके ऊपर, ये वहां वो सर्वेंट चीज सर्वेंट मास्टर और है? सर्वेंट का फिलॉसफी लागू नहीं होगी। अच्छा, तो वो किसी ना किसी तरीके जी से हाँ। इससे बरी हैं, इस चीज से बरी है, उनके ऊपर इस चीज का नहीं नहीं, एलिगेशन और नहीं लगना चाहिए। एंड जहां तक जस्टिस यशवंत वर्मा का ताल्लुक है मैम, हम्म। दुनियावी तौर पे जो हम आम तौर पर चेक करते हैं या देखते हैं वो समझते हैं। न्यायाधीश के बारे में कि उनके वहां पर पैसा बरामद नहीं हुआ है, राइट? उनके नहीं सर्वेंट। नहीं, मरीन का बरामद नहीं हुआ। जो रेसिडेंशियल पोर्शन है उनका, उसमें हाँ। उनकी रिहाइश है। रिहाइश का मतलब उनका बेडरूम है, उनका सिटिंग रूम है, उनका डाइनिंग रूम है, ड्राइंग रूम है। उस पोर्शन से जो मुझे खबर है, उससे बरामद नहीं हुआ पैसा। जी। उनके सर्वेंट के एरिया से बरामद हुआ, राइट? आपका ये कहना है, तो अभी जी उनको हम दोषी करार नहीं दे सकते। जी। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली का, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही ये प्रश्न किया था कि क्या राजनीतिक दबाव होता है, उस पर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि कलकत्ता के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने मार्च 2024 में इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई ने न्यायाधीशों के सेना निवृत्ति के तुरंत बाद राजनीति में प्रवेश किया, उन्होंने उसे अनुचित बताया। इसे न्यायपालिका की निष्पक्षता के लिए हानिकारक करार दिया जाएगा। जी, मेरी नजर में कोई भी सज्जन या आदमी जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजशिप की कुर्सी पर बैठे, हम्म। तो उसके रिटायरमेंट के बाद उसको कोई भी गवर्नमेंट की पोस्ट लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जी। उससे हानि कोई भी किस तरह की पोस्ट। पहुंच सकती है? नंबर एक, उसके और उसके इलाज बताता हूं। जी। हाई कोर्ट के जज की रिटायरिंग एज भी 62 से बढ़ाकर 65 कर देनी चाहिए। उसकी पेंशन उसी की सैलरी की बराबर ही देना चाहिए, जिससे कि उसको पैसे की कमी का एहसास ना हो रिटायरमेंट के बाद। फैसिलिटीज उसकी वही की वही कंटिन्यू रखना चाहिए, अलावा रेसिडेंस के, जिससे कि उसको रिटायरमेंट के बाद ये फील ना हो कि अब वो सड़क पे है। तब आप उससे अच्छे न्याय की भी उम्मीद कर सकती हैं और इस तरह के प्रेशर से भी उसको मुक्त कर सकती हैं। रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट की पोस्ट पे उसको चले जाना, बहुत से कमीशन हैं जिसके रिटायरमेंट के बाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस नियुक्त होते हैं। वो अपने आप में मेरी इंडिविजुअल राय में गलत है। पॉलिटिक्स में तो उसको जाना ही नहीं चाहिए। ये पूरी अंडरटेकिंग उस अपॉइंटमेंट के समय उससे ले लेनी चाहिए कि आप पॉलिटिक्स में कभी एंटर नहीं होंगे। हम्म। इतना भद्दा एग्जाम्पल एक गगोई साहब ने किया, मुझे नहीं पता कि उनकी नीयत अच्छी थी या बुरी थी, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा। आपने इतना सेंसिटिव केस इस कंट्री का डिसाइड किया, और उसके बाद आप राज्यसभा में चले गए, और जैसे ही एंटर हुए हैं आप, और उस वक्त जो आपकी बेइज्जती हुई है वहां फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बेइज्जती की है, और क्या क्या नहीं कहा गया उनसे। जी। अगर कोई अच्छा शरीफ आदमी होता उनकी जगह, तो वो उसी वक्त हाउस से वॉकआउट करके रिजाइन दे देता। जी। ये कौन सी तुक बनती है कि इतना सेंसिटिव केस आपने तय किया, आप राज्यसभा में चले गए। बिल्कुल। उनमें से एक साहब को गवर्नर बना दिया गया। ये न्यायपालिका की इमेज को इन लोगों ने नीचा किया पब्लिक की नजर में। मुझे अपने इंस्टीट्यूशन से लगाव है और उसका के रेस्पेक्ट हिसाब करता हूं। से जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, पार्टी को ज्वाइन किया, लोकसभा चुनाव वो लड़े, वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए। राइट। जी। आ, हाँ, नहीं होना चाहिए महीने तक, लेकिन ये उनका इंडिविजुअल डिसीजन है, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं अपने लिए ये कहता हूं कि मेरे लिए ये गलत था अगर मैं ऐसा करता। इसके लिए ठोस कानून बनाए जाने चाहिए कि उनको उसके बाद कोई भी पोस्ट ना दी जाए।
उसके बाद वो किसी भी देखिए, उनकी उनकी एक कमी ये है मैम मेरी नजर में कि उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन की गरिमा का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने अपने भविष्य का ख्याल रखा। इंस्टीट्यूशन पहले होता है। जी। जो आदमी उससे जुड़ा होता है वो उसके अधीन होता है। जब तक हम अपने इंस्टीट्यूशंस का रिगार्ड नहीं करेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे, उसकी मर्यादा को मेंटेन नहीं रखेंगे, हम उस इंस्टीट्यूशन और उस समाज, उस कंट्री के लिए वफादार नहीं समझे जा सकते। मेरा ये मानना है। जी। अभी हम इसी टॉपिक पे हैं कि राजनीतिक दबाव। अब अगर राजनीतिक दबाव की बात करें तो 2020 में एक वाकया था दिल्ली के दंगों के दौरान। फरवरी 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट के जज एस मुरलीधरन धर जो ने एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई की थी। उन्होंने दिल्ली पुलिस के से यह पूछा कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा के भड़काऊ भाषणों पर एफआईआर क्यों नहीं हुई। और अगर अब आपको बता दें कि उसी रात केंद्र सरकार ने उनका ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिया। तो क्या ये किस दिशा की ओर उंगली करता है कि जजों का ट्रांसफर हो जाता है अगर वो जो मौजूदा सरकार है उनके खिलाफ कोई डिसीजन लेते हैं तो। वो बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ मैम। उसको पूरे नेशन ने फील किया। और जस्टिस मुरलीधर को जो रेस्पेक्ट मिला है वो हिस्ट्री में किसी पॉलिटिशियन को नहीं मिला। ये भी आप समझ लें। अच्छा, आपके इस हिसाब। गवर्नमेंट के भी किसी नेता को उतना रेस्पेक्ट नहीं मिला है। ये पब्लिक का रेस्पेक्ट था। दिल्ली हाई कोर्ट में उनका फेयरवेल पार्टी ने पिछले तमाम फेयरवेल के रिकॉर्ड को फेल कर दिया था। इतनी पब्लिक, यानी इतने वकील उनकी फेयरवेल पार्टी में शामिल थे। जब वो चंडीगढ़ ज्वाइन करने गए हैं तो एयरपोर्ट से लेकर कोर्ट तक या उनके रेसिडेंस तक तमाम ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स और झंडे लगा रखे थे उनके ऑनर में, और वेलकम कर रहे थे उनकी आमद का, उनके पहुंचने का। वकील और पब्लिक सड़कों पे खड़ी हुई थी। नंबर 3, जब वो उड़ीसा से रिटायरमेंट होके चले हैं तो आप वो वीडियो देखिएगा। कई किलोमीटर तक वकील और पब्लिक उनको वहां फेयरवेल दे रहे थे। जी। उस पर्सनल लेवल पर उस आदमी की पब्लिक ने इतनी इज्जत की। तो ये सरकार के वो लीडर जो उसमें शामिल हो सकते थे उनके ऑर्डर में, उनको गौर करना पड़ेगा कि उनकी इज्जत कहां है और जस्टिस मुरलीधर की इज्जत कहां थी। आप देखिएगा वो वीडियो उड़ीसा का। मैंने देखा है इसलिए मैं कह रहा हूं। जी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके इज्जत पब्लिक देती है। जिस इज्जत तरीके पॉलिटिक्स नहीं देती आसानी से। न्यायमूर्ति का ट्रांसफर किया गया, क्या उससे जो बाकी जज हैं उन पर उसका इम्पैक्ट पड़ा कि अगर हम इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, अगर हम किसी तरह का ऑर्डर पास करते हैं कि उन्हें अरेस्ट किया जाए, जो मौजूदा जो भी सरकार रहे, जरूरी नहीं कि बीजेपी ही हो, जो भी सरकार रहे, सरकार के खिलाफ अगर वो आवाज उठाते हैं तो क्या इससे जजों के ऊपर ये मानसिकता बनती है कि अब हम वो उस तरीके का बेबाक डिसीजन नहीं ले सकती हैं। नहीं नहीं मैम, इसमें कई फैसेट हैं। ये एक फैसेट में जवाब इसका नहीं आ सकता। सबसे पहले तो ये जो रूलिंग पार्टी है उसकी बेइज्जती है कि उसने एक इंस्टीट्यूशन को डिमोरलाइज किया अपने पावर से। दैट्स ए शेयर मिसयूज ऑफ पावर, नंबर 1 फैसेट। दूसरा फैसेट, हर जज जरूरी नहीं है कि इस तरह के दबाव में आ जाए। अभी भी बहुत से जजेस इतने निडर और इतने ईमानदार हैं जिनका एग्जाम्पल हिस्ट्री में दर्ज होगा। न जाने कितने, एक से बढ़कर एक निडर। हाँ। उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ भी ऑर्डर्स किए। उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया है, अनगिनत जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के, कि हम रिटायरमेंट के बाद कोई गवर्नमेंट की पोस्ट नहीं लेंगे। अनगिनत लोग, चीफ जस्टिस लोधा, उन्होंने कहा मैं कोई पोस्ट नहीं लूंगा। जस्टिस टीएस ठाकुर, कोई पोस्ट नहीं लूंगा। संजीव खन्ना जी, कोई पोस्ट नहीं लूंगा। लेकिन कुछ होने तो ये लिए। भी एग्जाम्पल। एक के बाद दूसरे जजेस उन अच्छे जजेस को भी फॉलो करते हैं, उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करते हैं वो, और इंस्टीट्यूशन की मर्यादा को मेंटेन रखते हैं। एक फैसेट ये भी है, जजेस उनकी तादाद ज्यादा है जो मर्यादा को मेंटेन रखते हैं, और वो गवर्नमेंट से नहीं डरते। आपका ये कहना है कि जो निडर जज हैं वो उनकी तादाद ज्यादा है,
और जो डरपोक हैं और जो कहने में आ नहीं, मैं जाते डरपोक हैं, नहीं कहता, पर्सन टू लालच पर्सन उनके मैं के लालच में अपने आ जाते हैं, कंसिडरेशन हैं। उनकी संख्या कम मैं है। लालच भी नहीं इस्तेमाल नहीं, उनके अपने परसेप्शन से, वो परसेप्शन टू परसेप्शन डिफर करता है, वो दुनिया में और भी बहुत सी जगह होता है। देखिए मैम, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, एक मिनट, जब उनका इलेक्शन चैलेंज हुआ यूएस प्रेसिडेंसी का, जो वाइस प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन साहब के, एल गॉर, उन्होंने चैलेंज किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनके फादर ने जिस जज को अपॉइंट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को सपोर्ट किया। इक्का दुक्का केसेस तो कहीं भी हो जाते हैं दुनिया में। आफ्टर ऑल जजेस आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स। हम्म, जी। हम नेक्स्ट एक केस पर चलते हैं। आपने नाम सुना होगा अर्णब गोस्वामी। इनकी जमानत हम्म। जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंस्टेंट में मिली थी। ये टीवी एंकर हैं और इनके ऊपर पुराने आत्महत्या के केस में महाराष्ट्र पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। अर्णब गोस्वामी ने तुरंत याचिका दायर की और 24 घंटे के अंदर इनको जमानत मिल गई। अभी हमने जब शुरू में बात की थी तो वहां 2 दशक से एक व्यक्ति बिना किसी गलती के सजा काट रहा है, यहाँ 24 घंटे में इनको जमानत मिल जाती है। ये किस तरीके का दोहरा चरित्र हमें देखने को मिलता है न्याय, हमारी जो न्यायपालिका है इस। अनफॉर्चुनेट है, आई एग्री विद यू। आई हैव नो जस्टिफिकेशन टू डिफेंड मिस्टर अर्णब गोस्वामी। उनके क्रेडेंशियल्स वैसे भी आजकल काफी क्लियर हो रहे हैं, मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता उन पे। उन पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे। इतने उनके इस क्रेडेंशियल तरीके सामने आ से गए हैं जो कि वो व्यक्ति, वो वो शायद खुद परेशान होंगे उस। जहां व्यक्ति न्याय मांगने के लिए जा रहा है वहां उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो गलत है। आपकी बात सही है, आई एग्री विद यू, आई एग्री। आई एम नो जस्टिफिकेशन, वो गलत हुआ, हम्म। वो गलत हुआ, अच्छा। वो गलत इंस्टीट्यूशन के लिए हुआ, पब्लिक के परसेप्शन के लिए गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। तो इस पे आप कोई टिप्पणी आई नहीं एग्री। देना चाहते हैं अर्णब गोस्वामी के केस में? देखिए वो अनफॉर्चुनेट है, मैं कहता रहा हूँ, मेरे सिस्टम के तरफ लेकिन से। आपका एक्सपीरियंस जो हम वकालत में जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप 2 तरीके के जो केसेस देख रहे हैं, किस वजह से ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो 2 दशक से सजा काट रहा है और एक व्यक्ति जो 24 घंटे में छूट गया, मतलब इसके पीछे किस तरह की मंशा है? मतलब किस तरह की हमारी कानून व्यवस्था है कि एक व्यक्ति को बिना। इन्फ्लुएंस, एक एक आदमी है जिसके पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं है मैम, एक आदमी है जिसके पास इन्फ्लुएंस है, अच्छा, तो ये वो हर जगह है। इंसाफ ये कॉलोनी है जुडिशरी हमारे देश में। चाहिए, अदरवाइज इन्फ्लुएंस के अलावा तो मुझे और कोई चीज नजर नहीं आती। मेरा परसेप्शन ये है कि ओनली इन्फ्लुएंस वाज द रीजन, दैट वाज अनफॉर्चुनेट। उससे पब्लिक का ट्रस्ट जो है और कॉन्फिडेंस है वो हिलता है जुडिशरी की तरफ से। तो जो आप कह रही हैं पब्लिक वही समझती है। जी। चलिए मैं एक आपको केस बताती हूँ, 2018 का केस है। भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद कई अधिकार कार्यकर्ताओं को यूएपीए जैसे आतंकवाद विरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। इसमें सुधा भारद्वाज जो वकील हैं, वरवरा राव 81 वर्षीय कवि हैं, गौतम नरलखा स्टेन स्वामी जो जेल में ही मर गए थे, मतलब उनको अरेस्ट किया गया था, वो वहां मर गए थे। इनमें से कई ने 3 से 5 साल तक ट्रायल से पहले जेल में बिताए। अब मुझे ये पूछना है कि बिना सबूत के जेल में डाल देना और वर्षों तक जमानत ना मिलना दिखाता है कि कानून का प्रयोग दमन के लिए किया गया है कि न्याय के लिए किया गया है यहाँ पर इस केस में। मैं आपसे सहमत हूं, कभी कभी ये दमन के लिए भी इस्तेमाल होता है। और मैं खुद बहुत दुख में था कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस उनकी बेल की हेयरिंग ऐसे कर रहे थे जैसे फाइनल हेयरिंग हो रही, कई कई दिन। और वो आई थिंक 85 साल की एज में थे मिस्टर स्टीन। जी। जजेस को कोर्ट के बेल की हेयरिंग के दौरान ये खबर दी गई कि साहब जिसकी आप सुनवाई कर रहे हैं वो इस दुनिया से जा चुके। 85 ईयर्स का आदमी हम्म। जिसको आप बेल देने में कई कई दिन लगा रहे हैं सुनवाई में, जी। और आपको ये ख्याल नहीं आ रहा है कि इसकी लाइफ कितने दिन की है,
और ये क्या कर लेगा जेल से आने के बाद में, अगर बेल पे हम रिहा कर देंगे? ये अनफॉर्चुनेट फैसेट है जुडिशियल सिस्टम का हमारे कंट्री में, जो कहीं पूरी दुनिया में नहीं होता, जैसे कि ऑटोक्रेसी में भी नहीं होता पूरी दुनिया में। न्याय, जहां पर इंसाफ मांगने के लिए लोग जाते हैं, न्याय को डराने के लिए भी यूज किया जा रहा है कि कानून का सहारा लेकर के उस व्यक्ति को जेल में डाल देना। ये एक अलग तरीके की मानसिकता नहीं है कि न्याय हमारे लिए इंसाफ के लिए बना है, कि हम जाएंगे तो वहां हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन न्याय जो है, अगर हम केसेस भी कई सारे देखते हैं जिसमें कि उन्हें अरेस्ट करवा दिया जाता है, कि झूठे केस में अरेस्ट करवा दिया गया, तो वो व्यक्ति के अंदर तो डर हो गया ना कि न्याय मेरे लिए इंसाफ नहीं कर रही है, मुझे बिना वजह सजा दे रही है। तो ये इस तरह की जो सोच है, इससे हम कब निकलेंगे और किस तरीके से छुटकारा पाया जाए? जब आप बेटर लोगों को इलेक्ट करेंगे, जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स ईमानदार होंगे, हम्म, तो फिर इससे छुटकारा होगा। अच्छा, अभी नहीं है ऐसा? सिचुएशन एग्जांपल्स तो यही बता रहे हैं। जी। आई एम नॉट अपोजिंग एनीबडी एल्स, लेकिन ये तो एग्जांपल्स तो सामने है ना। आईसीजी आईसीजे, अंतर्राष्ट्रीय न्याय आयोग की एक रिपोर्ट में भारतीय न्यायपालिका के बारे में बोला गया है कि हम्म, भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार का दबाव बढ़ रहा है न्यायपालिका पर, और न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी हो रही है और जवाबदेही प्रणाली कमजोर पड़ रही है। ये आरोप सुनते ही एक बड़ा सवाल उठता है कि मतलब इस तरह का जो आरोप लग रहा है, क्या हम इसे जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय आयोग है, इसकी कोई मंशा मान सकते हैं हमारे देश के लिए? क्योंकि ये हमारे देश के लिए हमारे देश के न्याय प्रणाली को शर्मसार करने वाला एक आंकड़ा है, रिकॉर्ड है, जो कहीं ना कहीं हमारे देश को कमजोर कर रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? मैडम, ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि गवर्नमेंट ये साबित करे कि रिपोर्ट झूठी है। गवर्नमेंट तो बोलती नहीं बहुत से इश्यूज पर, और गवर्नमेंट इसलिए भी नहीं बोलती कि कितने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इस कंट्री में थे, हम्म। जो यहां से अपने दफ्तरों को बंद करके चले गए। हम्म। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के खिलाफ इंटरनेशनल पैमाने पे बातें जाती हैं। और जो हमारे यहाँ रोजमर्रा के वाकयात हैं, इंस्टेंसेस हैं, हम समझते हैं कि ये सरहदों के पार नहीं जा रही हैं। तमाम रिपोर्टिंग जाती है यहाँ से कि क्या क्या हो रहा है, और उसके बेस पर उनके पास मतलब आप मटेरियल इस चीज होता है, को सही तभी मानते वो हैं? रिपोर्ट तैयार करते हैं। जो ये रिपोर्ट तैयार की गई है, आप इसको सही मानते हैं? इसको ये भी तो देखा जा सकता है कि जो हमारा देश है, मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मैं ना व्यक्तिगत। इसको सही मान रहा हूं ना मैं गलत मान रहा हूं। हम्म। लेकिन मैं ये जरूर मान रहा हूं कि अगर ये रिपोर्ट गलत है, हम्म। तो एज ए इंडियन मुझे यही एक्सपेक्टेशन होगी ना, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट ये साबित करे उस रिपोर्ट के खिलाफ अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करके कि आपकी रिपोर्ट सही नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट अगर खामोश है, तो ये मानूंगा कि गवर्नमेंट की टैसिट कॉन्सेंट है उसके एक्सेप्टेंस में, इम्प्लाइड मंशा है, यही तो माना जाएगा। मुझे नहीं पता कि रिपोर्ट सच है या गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट के लेवल पे ही तो ये काम हो सकता है, मेरे लेवल पे तो नहीं हो सकता। जी। बहार जी, आपने आपका वकालत में बहुत। बिकॉज हमने गवर्नमेंट को इसलिए इलेक्ट किया है कि हमने गवर्नमेंट को, या हर समाज में, हर कंट्री में, हर देश में पब्लिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इसलिए इलेक्ट करती है कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है उसकी आवाम को, उसकी पब्लिक को। तो जी। ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। न जाने कितनी रिपोर्ट्स हमारे खिलाफ पिछले दिनों आई हैं। रिलीजियस फ्रीडम पे आई है अमेरिका की रिपोर्ट, उस पे क्या है मेरी जानकारी में नहीं है कि गवर्नमेंट ने अब तक उसको कोई रेस्पॉन्ड किया है या रिजेक्ट किया है। और खाली रिजेक्ट वर्ड से तो काम चलेगा नहीं। आप रिपोर्ट के तथ्य एक एक तथ्य को ये समझाएंगे, बताएंगे, साबित करेंगे कि आपकी रिपोर्ट झूठी है, गलत है, मिस इन्फॉर्मेशन है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? बहार जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत वक्त वकालत में दिया है, तो आप किस तरह के चेंजेस देखना चाहेंगे जो हमारी न्यायपालिका है, जिस तरीके का इंसाफ हो रहा है, जिस तरह की चीजें हैं, आपको क्या लग रहा है
कि किन किन तरीके से इनको ठीक किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पे लूप पॉइंट्स हैं, उसको हम ठीक करें तो हमारी ये चीजें ठीक हो सकती हैं। हमने बहुत सारे केसेस पर अभी आज बात की है, तो उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे कंट्री की जब वो मेजोरिटी गेन कर लेती है तो वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद कोई भी रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट हो, हम्म। उस पे ये बहुत भारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने देश के एक एक नागरिक के हाँ, अधिकारों की बात सुरक्षा रखे। हम्म। अपने देश के एक एक नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा करे, ना कि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स में पड़ जाए, ना वो पार्टीजन पॉलिटिक्स में पड़ जाए, ना खाली वो पॉलिटिकल पार्टी से स्कोर सेटलिंग करने के चक्कर में पड़ जाए। गवर्नमेंट को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए गवर्नमेंट निभानी चाहिए। तो जब निभाना शुरू कर देंगे वो, तो बहुत से प्रॉब्लम्स का हल गवर्नमेंट खुद कर देगी। लेकिन जब गवर्नमेंट पार्टी एंड पॉलिटिक्स में ज्यादा, पब्लिक वेलफेयर में कम, तो फिर ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। मतलब आप सारी प्रॉब्लम का जो पिटारा है वो गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं कि गवर्नमेंट की गलती है, मतलब न्यायपालिका की। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया ना कि हर गवर्नमेंट जो है पूरे कंट्री की, हम्म। रोनाल्ड रेगन साहब ने एक स्पीच में ये बात कही, एंड आई एग्री विद हिम, हम्म। कि पब्लिक जो है वो ड्राइवर होती है हम्म। और गवर्नमेंट जो है एक व्हीकल और गाड़ी की हैसियत रखती है। गवर्नमेंट को पब्लिक के विषय से काम करना है। गवर्नमेंट को वही काम करना है जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन उसको परमिट करता है, मैम, या उस कंट्री के लॉ परमिट करते हैं। चूंकि कंट्री के लॉ जो है वो पब्लिक बनाती है, तो उस लॉस का उल्लंघन करना गवर्नमेंट का कर्तव्य नहीं है, बल्कि उसको मानना और उसको आगे बढ़ाना उसका कर्तव्य है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव पब्लिक की कॉन्सेंट से ही होना चाहिए। ये है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ये नहीं है कि 5 साल में इलेक्शन हो गया और उसके बाद आप डिक्टेटरशिप करेंगे। अच्छा। और जिस तरह की कमियां हम कानून व्यवस्था में देख रहे हैं कि 20-20 साल तक बेकसूरों को सजा मिल रही है, उसमें कौन जिम्मेवार हो सकता है? देखो, उसमें हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। वकीलों को भी आगे आना चाहिए, जजेस को भी, रिटायर्ड जजेस को भी, हम सब लोग। देखिए, बहुत सी चीजों का इलाज, मैम, मेरी पर्सनल ओपिनियन में डायलॉग्स के थ्रू होता है। हम्म। सिटिंग जजेस, रिटायर्ड जजेस, सीनियर लॉयर्स, सेंसिबल लॉयर्स, पब्लिक ओरिएंटेड पर्सनालिटीज लाइक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, इन सब लोगों का ग्रुप अगर आपस में डायलॉग्स करेगा तो हम्म। बहुत सी चीजों के हल समझ में आएंगे और हल निकलेंगे। हुआ क्या है कि हर डिपार्टमेंट, हर ऑर्गन अपने आप में मस्त है, वो दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं करता, डायलॉग्स का सिस्टम ही नहीं है, एक्सचेंज ऑफ व्यूज ही नहीं है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ही नहीं। जब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होंगे थ्रू डायलॉग्स, थ्रू डिस्कशंस, थ्रू सेमिनार्स, थ्रू कंसल्टेशंस, तो हम उसकी प्रॉब्लम और उसके हल के नतीजे पर पहुंच सकेंगे। जी। आ, अभी मैंने आपसे बात की कि आपने बताया कि लॉयर के बारे में एक केस मेरे जहन में आया, मुझे याद आया कि जो ये सरकारी वकील होते हैं जो दिए जाते हैं, मैंने एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी मेरी फ्रेंड थी, उससे मैं बात कर रही थी, तो उसको डिवोर्स चाहिए था। उसने लॉयर, जो उनको फ्री लॉयर, जो सरकारी वकील मिलते हैं, आप फ्री में अपने केस, क्योंकि महिलाओं के लिए कानूनी सहायता जो है वो मुफ्त है, तो फ्री उसको चाहिए था। वो गई, उसने जाकर के अपना जो एप्लीकेशन है वो दिया, देने के बाद उन्हें फ्री का लॉयर भी मिल गया कि चलिए अब आपके केस को हम स्टडी करते हैं। अब उसका ये कहना है कि उसके 2 बच्चे हैं, लड़कियां हैं, अब उसको चाहिए कि भैया एलिमनी तो चाहिए हस्बैंड से। तो जो लॉयर है वो बैक एंड से ये कहता है कि आपको मैं पैसा मतलब एलिमनी ज्यादा दिलवा सकता हूं अगर आप पैसा थोड़ा ज्यादा खर्च करें। तो यहाँ पे कमी तो लॉयर्स में है ना, जो फ्री में हम ये सोच रहे हैं कि वो हमें फ्री में हमारी सहायता कर रहे हैं, लेकिन फ्री में नहीं हो रहा है, वो इनडायरेक्टली हमसे पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो जो क्योंकि अगर मदद ली है
तो वो व्यक्ति सक्षम नहीं है, या वो लेडी या वो बच्चा जो भी पर्सन है वो सक्षम नहीं है। तो इस तरह की जो लूप पॉइंट्स है, अब आपने गवर्नमेंट को जिम्मेवार ठहराया, न्यायपालिका को, तो यहाँ लॉयर्स जो कि इतना पढ़ लिख करके एलएलबी करके और इस लेवल पे पहुंचते हैं और इस तरह की जो चीजें करते हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, वो बहुत गलत है लॉयर के पार्ट पर। वो तो इंडिविजुअल इमोरालिटी है वो। उसमें ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ना इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, पर्सनल ग्रीड इन्वॉल्व है। आपने वो पहला क्वेश्चन जो था वो इंस्टीट्यूशन पे मुझसे पूछा, सिस्टम पे, तो इसलिए मैंने उसका वो जवाब दिया। इसका जवाब इंडिविजुअल ग्रीड है। इट शुड बी क्रिटिसाइज्ड। और इस उन लेडी को चाहिए कि उनकी कंप्लेंट करें जिससे कि वो हट सके उस पैनल से। इस चीज को कैसे रोका जाए कि ये तो ऐसी वो चीज वो है कि आप वो इनडायरेक्टली ले रहे हैं। वो लेडी अगर कंप्लेंट करेंगी लीगल एड में तो डेफिनेटली उनको हटाया जाएगा वहां से। अच्छा। और फिर दूसरे लॉयर को अपॉइंट करेगी लीगल एड। और जो लॉयर है उसको सजा क्या मिलेगी? अभी आपने जब कानून की बात की, जब पुलिस वो की बात दैट्स ए की, तो आपने कहा प्रोफेशनल शिक्षा। मिसकंडक्ट। उसका प्रोविजन मैं बता देता हूँ, वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आएगा मैम। बार काउंसिल उस स्टेट की, अगर वो दिल्ली का केस है तो दिल्ली बार काउंसिल उनके खिलाफ लाइसेंस टर्मिनेशन का एक्शन लेने के उसको पावर हैं। और वो लेते भी हैं। कभी कभी वकील का लाइसेंस को टर्मिनेट करते हैं, कभी सस्पेंड करते हैं, कभी हमेशा हमेशा के लिए उसका टर्मिनेशन कर देते हैं। तो, जो लॉयर है वो टर्मिनेट हो जाते हैं, जा लाइसेंस उनका, फिर वो दोबारा केस नहीं लड़। लाइसेंस टू प्रैक्टिस। जा तो आपको लगता है राजनीतिक जो पॉलिटिकल हस्तक्षेप है, अगर वो कम हो जाए तो अच्छी कानून व्यवस्था हो सकती है? दूसरा ये कि व्यक्ति जो, मान लीजिए कि मेरा केस है, या जो भारत की आबादी है, उसको क्या करना चाहिए? उनका क्या क्या योगदान होना चाहिए कि आने वाले समय में उनको इस परेशानी का सामना ना करना पड़े? उसका तो इलाज वहीं गवर्नमेंट के उससे ही शुरू होगा ना मैम। पब्लिक तो गवर्नमेंट को इसलिए चुनती है ना कि उनकी तमाम परेशानियों का हल गवर्नमेंट की तरफ से होगा। लेकिन जो, इंडिविजुअल पब्लिक क्या करेगी? नहीं नहीं, इंडिविजुअल जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, मेरे को 20 साल की सजा मिल रही है, जो हमने केस बताया अभी कि 20 साल की सजा मिल रही है, तो वो गलती किसकी है? मैंने आपका इसको जवाब दिया कि गवर्नमेंट और वो ऑफिसर जो उसके लिए जिम्मेदार हैं उसको 20 साल रखवाने में प्रोपोर्शनेट पेनल्टी उन दोनों पर पड़नी चाहिए, और अवेयर कैसे करना चाहिए जिससे लोगों उसका को? रिहेबिलिटेशन हो सके, अवेयर उस कैसे आदमी का करना नुकसान। चाहिए कि उन तक वो इन्फॉर्म, मतलब अगर मान लीजिए कोई जेल में व्यक्ति है और उसको नहीं पता कि मैं अपने लिए, मैं चलो पढ़ रही हूँ तो मुझे पता चला कि हाँ नहीं मैं फ्री में लॉयर कर सकती हूँ, लेकिन जो व्यक्ति नहीं पढ़ रहे हैं, जो कानून नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं पता, तो वो क्या करे? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जेल में बंद है, उसे नहीं पता कि उसे फ्री में मिल सकता, तो उसको अवेयर कैसे किया जाए? मैंने मैंने मैम बोला कि जब वो पहली तारीख पर उसको कोर्ट बुलाती है किसी भी केस के स्टार्ट होने के समय, जब उसको नोटिस या समन या इंफॉर्मेशन जाती है कि आप इस तारीख को कोर्ट में पेश हों, तो कोर्ट में एक काउंसलिंग सेक्शन होना चाहिए जो उस आदमी को 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट ये बता सकें कि कानूनी व्यवस्था में आपके लिए ये सहायताएं हैं। आप वकील कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आपको ये सुविधाएं हैं। वो सब उसको समझानी पड़ेंगी। जब वो समझ जाएगा तो वो उसको एक्सरसाइज करना, एडॉप्ट करना शुरू करेगा। जो अभी तक नहीं वो है। आपकी बात सही है, अभी तक नहीं है इस तरह की चीज। तो इस चीज को लाने में किसका योगदान होना चाहिए? का क्या जो न्यायमूर्ति, जो जज होते हैं, उनको इस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए, या गवर्नमेंट लेके डिसीजंस? कौन लेगा इस चीज के लिए डिसीजन? देखिए, गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस जो हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसमें कंसल्टेशन के बाद में ये प्रोविजन लगा सकते हैं, इसलिए कि आफ्टर ऑल उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। उसको 10 मिनट काउंसलिंग के लिए अगर एक दिन में 5 नए केसेस हैं तो 50 मिनट या 2 घंटे जिन लोगों को लगाने हैं उसमें उनका कुछ रिम्यूनरेशन भी देना होगा, उनकी टेबल, उनकी कुर्सियों का भी इंतजाम करना होगा, उनके लिए पानी चाय की भी व्यवस्था करनी होगी। तो ये तो गवर्नमेंट ही बर्दाश्त करेगी। तो गवर्नमेंट एंड जुडिशरी, नेमली द सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, स्टेट गवर्नमेंट के साथ जब कंसल्टेशन करेंगे तो काउंसलिंग का प्रोविजन, काउंसलिंग कमेटी या काउंसलिंग सेक्शन या काउंसलिंग एडवाइजरी बोर्ड एक्सिस्टेंस में आ सकता है। तो लोगों को सहूलियतें इससे हो सकती।
अच्छा, तो ये आप चाहते हैं कि इस तरह जैसे की। मीडिएशन सेल, जैसे मीडिएशन फॉर एग्जांपल सिविल केसेस में पहले ये प्रावधान नहीं था, लेकिन अब है कि आप केस डालने से पहले हम्म, मीडिएशन को एफर्ट कीजिए, तो मीडिएशन में भी बहुत से केसेस सॉल्व हो जाते हैं। तो मीडिएशन में नेचुरली गवर्नमेंट ने पैसे खर्च किए। तो इसी तरीके से अगर काउंसलिंग सेक्शन होगा तो उसमें से भी लोगों को अवेयरनेस आएगी, पता होगा। अच्छा आज नहीं तो कल ये करना पड़ेगा। अच्छा, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। और जो लोग जानकारी हो सकती है ताड़ित हैं, जो सच में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बिना वजह सजा मिल रही है, जैसे अभी हमने बात की कि उनकी डेथ भी हो गई, व्यक्ति मर जाते हैं लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है, ये हम देख देख रहे हैं हमारे केस में। तो इन मैम सब। इंसाफ तो देखिए, आपको आपको ट्रायल तो भुगतना पड़ेगा ना। लेकिन जब ट्रायल में आपको इनोसेंट घोषित किया जाए तो उसी वक्त किसकी वजह से आपने 20 साल गंवाए हैं, इस पे जज के ऑब्जर्वेशन के साथ पेनल्टी इम्पोजिशन का प्रोविजन लगेगा, तो मासूम लोग अननेसेसरी जेल में नहीं रह पाएंगे। जी, ये एक सॉल्यूशन है। चलिए बहार जी, आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी कानून के बारे में, और आई होप कि लोगों को आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि मुझे आई है तो ऑब्वियसली लोगों को भी समझ में थैंक आएगी, यू। और इंसाफ किस तरीके से लिया जाए और क्या क्या प्रावधान है हमारे न्याय व्यवस्था में, इसके बारे में आपने जानकारी दी और हमारे चैनल पे अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर मैम। थैंक यू, सो काइंड।